Hello dear students, in this lecture we are going to discuss about the pyrosequencing, which is the next generation method of DNA sequencing. नेक्स्ट जनरेशन मेथड ऐसे मेथड्स होते हैं विच यूजेस द हाई थ्रूपुट अप्रोच, मीन्स व्हाट दे यूजेस द मॉडर्न टेक्निक्स, वो मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और फुल्ली ऑटोमेटिक रिजल्ट्स हमें मिलते हैं. ठीक है, उससे हम बोलते हैं हाई थ्रूपुट अप्रोच. सो दिस हाई थ्रूपुट अप्रोच इट कम्स अंडर द नेक्स्ट जनरेशन मेथड. तो उसमें से पहला है पायरो सिक्वेंसिंग. Not only pyrosequencing but there are different types like ion torrent sequencing है, फ्लोरोसेंट टेक्नोलॉजी है. तो ऐसे कुछ हाई थ्रूपुट अप्रोचेस हैं, कुछ नेक्स्ट जनरेशन मेथड्स है जो मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते हैं. ओके, सो अमॉन्ग दैट वन ऑफ देम इज पायरोसिक्वेंसिंग. एंड इन ऑल द सिक्वेंसिंग मेथड्स, जितने भी सिक्वेंसिंग मेथड्स है जैसे कि आयन टॉरेंट सिक्वेंसिंग है या फिर हमारी ये पायरो सिक्वेंसिंग है, इन सारे सिक्वेंसिंग मेथड्स में एक चीज़ कॉमन होती है. ओके, मतलब जो स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट फ्यू स्टेप्स आर सेम और कॉमन. जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ टारगेट डीएनए, हमें टारगेट डीएनए बनाना है. ओके, तो ये जो टारगेट डीएनए बनाने की स्टेप है, इट इज़ कॉमन इन ऑल दी सिक्वेंसिंग मेथड, but just difference is there in the sequencing process. ओके, जैसे कि कुछ डीएनए यूज करते हैं फ्लोरोसेंट टेक्नोलॉजी, उसे हम बोलते हैं पायरोसिक्वेंसिंग. कुछ यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ H+ आयन, जिसे हम बोलते हैं आयन टॉरेंट सिक्वेंसिंग, जो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे. ओके, सो उसे हम बोलते हैं आयन टॉरेंट सिक्वेंसिंग. कुछ लाइट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के सीक्वेंसिंग है. तो इन सारे सीक्वेंसिंग में एक चीज़ कॉमन है, वो है प्रिपरेशन ऑफ टारगेट डीएनए. सिर्फ वेरिएशन है तो सीक्वेंसिंग प्रोसेस में. ओके, सीक्वेंसिंग प्रोसेस वैरी करती है. कुछ फ्लोरोसेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो हम उसे फ्लोरोसेंट मेथड बोलते हैं. कुछ H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसे आयन टॉरेंट सिक्वेंसिंग बोलते हैं. कुछ लाइट प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसे पायरोसिक्वेंसिंग बोलते हैं. तो जैसे जैसे सिक्वेंसिंग के मेथड बदलते हैं वैसे वैसे सिक्वेंसिंग के नाम चेंज होते हैं. ठीक है, तो सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ target DNA is common and variation is in the sequencing process. So let's see about the pyrosequencing. Pyro ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइट. ओके, pyro it is the Greek word and it stands for the fire. Actually it stands for the fire and fire produces the light. ठीक है, pyro stands for the fire and fire produces the light. तो ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं, सो द नेम इज गिवन पायरो सिक्वेंसिंग. ओके, एक और रीज़न है कि उसे पायरो सिक्वेंसिंग नाम क्यों दिया है. पहले तो पायरो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फायर. ओके, तो ये एक वर्ड है. और सेकेंड, जैसे जैसे हम प्रोसेस देखेंगे आपको पता लगेगा कि वाई द नेम इज गिवन पायरो सिक्वेंसिंग. So pyrosequencing it is a method of DNA sequencing that depends on the light. हम इसका एनालिसिस कैसे करते हैं? लाइट से. ओके, अगर लाइट इमिट करना है, लाइट अगर फ्लोरोसेंट करना है तो हम हमारा न्यूक्लियोटाइड चेक कर सकते हैं. ओके, सो इट इज अ डीएनए सिक्वेंसिंग मेथड. एंड डीएनए सिक्वेंसिंग क्या है? Here we check the order of nucleotides or arrangement of nucleotides present in the DNA by using modern techniques. तो उसमें से पहला है पायरोसिक्वेंसिंग. तो पायरोसिक्वेंसिंग ये एक सिक्वेंसिंग मेथड है जो लाइट पे डिपेंड होती है और कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन इसमें कैरी आउट होते हैं. ओके, एंड देयर इज रिलीज ऑफ पायरोफॉस्फेट. ओके, देयर इज अ रिलीज ऑफ पायरोफॉस्फेट व्हेन बेस इज अटैच्ड. यहाँ पर पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है जब कोई भी न्यूक्लियोटाइड बेस ऐड होता है, इसीलिए उसे हम पायरोसिक्वेंसिंग बोलते हैं. ठीक है, पहला रीजन हमने देखा कि पायरो ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फायर.
इसीलिए उसे पायरो सिक्वेंसिंग नाम दिया है, बिकॉज दिस मेथड इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द इमिशन ऑफ लाइट। और सेकेंड क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि जब न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं तब पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है। ओके, इसीलिए हम उसे पायरो सिक्वेंसिंग बोलते हैं। सो what is the history of this pyro sequencing? This technique was developed by the scientist called Mostafa Ronagi and Paul Nyren at the Royal Institute of Technology in Stockholm in the year 1996. A second solution based method for pyrosequencing was described in the year 1998. ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस की गई 1996 में, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए इन द ईयर 1998. सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दिस पायरो सिक्वेंसिंग, हु डेवलप्ड दिस मेथड. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ पायरो सिक्वेंसिंग. पहला है सॉलिड फेज पायरो सिक्वेंसिंग एंड सेकेंड इज लिक्विड फेज पायरो सिक्वेंसिंग. तो पायरो सिक्वेंसिंग क्या है, यहाँ पर हम डीएनए की सीक्वेंस डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, बाय इमिशन ऑफ द लाइट, बाय इमिशन ऑफ द लाइट, दैट इज नोन एज द पायरो सिक्वेंसिंग. तो सॉलिड फेज सिक्वेंसिंग क्या है, हियर वी यूज द सॉलिड सपोर्ट. हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, सॉलिड सपोर्ट, जैसे कि बीड्स. ओके, सो दैट बीड्स आर मेड फ्रॉम सिफेरोस और स्ट्रिप्टावेडिंग कोटेड मैग्नेटिक बीड्स आर देयर. तो हम बीड्स यूज करते हैं और बीड्स को अटैच्ड होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड. ओके, सो वी टेक द सॉलिड बीड्स एंड टू दैट बीड्स देयर इज अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. सो दैट इज नोन एज द सॉलिड फेज सिक्वेंसिंग. इसका प्रोटोकॉल भी हम देखेंगे कि एक्चुअली सिक्वेंसिंग कैसे परफॉर्म की जाती है. Second, liquid phase pyrosequencing. Here we don't use any type of beads, but instead we take the solution. यहाँ पर हम क्या लेते हैं, solution लेते हैं, liquid solution. So the protocol for this both the types is same. सिर्फ variation इसी में है कि हम solid में beads use करते हैं और लिक्विड में हम सॉल्यूशन यूज करते हैं. ओके, एंड मोस्टली दिस सॉलिड मेथड इज कन्वीनियंट. व्हाई इट इज कन्वीनियंट, दैट वी विल सी इन द प्रोटोकॉल. सो लेट्स स्टार्ट हाउ सॉलिड फेज पायरो सिक्वेंसिंग इज परफॉर्म. तो हमें रिक्वायरमेंट्स क्या है, वी रिक्वायर द एंजाइम कॉकटेल. बहुत सारे एंजाइम्स हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, ATP sulfurylase and luciferase. Then we require DNTPs, deoxynucleotide triphosphates. Then we require APS, that is adenosine phosphosulfate. तो it act as a catalyst. Then we require luciferin और उसके बाद हमें DNA adapters लगेंगे. ठीक है, तो ये है certain requirements, कुछ enzymes, कुछ catalyst. So let's start with the protocol. Actually protocol क्या है हम ये देखेंगे. तो यहाँ पर जो APS है, APS actually it stands for the ammonium persulfate. यहाँ पर गलती से एडिनोसाइन 5 फॉस्फोसल्फेट है, बट हियर APS stands for ammonium persulfate. Okay, so moving on. As I told that protocol for solid and liquid is same. There is just difference in some steps. तो वो भी मैं आपको प्रोटोकॉल के समय बता दूंगी. तो सबसे पहली स्टेप है टू टेक द टारगेट डीएनए. अब हमारे पास यहाँ पर जीनोमिक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. ओके, हियर वी हैव जीनोमिक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फ्रैगमेंटेड. इसके फ्रैगमेंट्स तैयार किए गए. हमारे पास कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, उसे हमने ब्रेक किया है इनटू द फ्रैगमेंट्स. ओके, सो जीनोमिक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फ्रैगमेंटेड बिकॉज इट वाज लार्ज इनफ. तो हमने लार्ज साइज डीएनए ये ब्रेक किया है एंड फ्रैगमेंट्स जनरेट किए हैं.
After generation of the fragments, after generation of the double stranded DNA fragments, we have added the adapters. हमने क्या ऐड किए हैं? Adapters. Okay, तो दोनों एंड में you can even add adapters at one side of the strand, or you can add the adapters at both sides of this strand. Okay, so here there is addition of the adapters to one end or to both the ends of the double stranded DNA. ओके तो हमने अडेप्टर्स ऐड किए. अडेप्टर्स क्या है? दिस आर दी शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू आवर टारगेट सीक्वेंस. ठीक है, तो अडेप्टर्स हमने ऐड किए हैं इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में. और उसके बाद आफ्टर एडिशन ऑफ अडेप्टर्स हम ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसे डीनेचर करते हैं इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है, तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है हम उसे डीनेचर करते हैं इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विद द एडेप्टर अटैच्ड एट द एंड्स. ओके, उसके बाद का हमारा स्टेप है एडिशन ऑफ सॉलिड बीड्स. अब यहाँ पर हम बीड्स लेते हैं एज इट इज द सॉलिड टाइप ऑफ पायरोसिक्वेंसिंग. तो यहाँ पर हमने बीड्स ली है विच इज मेड अप ऑफ सिफेरोस और एनी मैग्नेटिक बीड्स विच इज स्टेप्टाविडीन कोटेड. तो ऐसे कुछ हम बीड्स लेते हैं और दैट बीड्स कंटेन दी सिंगल स्ट्रैंडेड और दैट बीड्स कंटेन or that beads is covered by surrounded by single stranded DNA sequence जो हमारे अडेप्टर से कॉम्प्लीमेंट्री है. ठीक है, ये जो बीड्स के ऊपर सीक्वेंस है ये सीक्वेंस ऐसी होती है जो हमने अडेप्टर्स ज्वाइन किए हैं टू आवर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसके साथ ये सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होती है जिसके वजह से ये आसानी से बाइंड हो सकते हैं. ठीक है, सो दैट आर द बीड्स विच कंटेन द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू आवर अडेप्टर सीक्वेंस. ओके, तो इस तरीके से हम बीड्स डिजाइन करते हैं. उसके बाद हमारा जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था जिससे अडेप्टर्स बाइंड थे वो जाकर बीड्स को बाइंड हो जाते हैं. ओके, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. This sequence which is present on the beads is complementary to our adapter sequence. तो जो adapter का हिस्सा है वो इस beads के sequence के साथ bind हो जाता है. Okay, after binding ये क्या provide करता है? It actually provides the fixation of target DNA. ठीक है, फिर binding के बाद इसका amplification होता है. Okay, PCR amplification is carried out to produce thousands of copies of our target DNA. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर beads क्यों यूज करते हैं? एक्चुअली beads क्या करते हैं? ये हमारे टारगेट डीएनए को फिक्स करते हैं. अब टारगेट डीएनए कैसे फिक्स हो गया है? क्योंकि ये जो हमारे अडेप्टर का हिस्सा है वो बाइंड हो चुका है टू दैट beads. उसके वजह से इन दोनों में एक फर्म अटैचमेंट होती है. तो अगर आप वॉशिंग भी करें तो भी आपका टारगेट डीएनए ये वॉश आउट नहीं होता है. ठीक है, इसीलिए ये मेथड ज़्यादा सुटेबल मानी जाती है एज कंपेयर टू द लिक्विड. लिक्विड में क्या होता है? हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो एक डर होता है कि हमारा टारगेट डीएनए ये वॉश आउट ना हो जाए. ठीक है, तो लिक्विड जो टाइप है यहाँ पर हम वॉशिंग स्टेप अवॉइड करते हैं क्योंकि यहाँ पर डर होता है कि हमारा टारगेट डीएनए अगर वॉश आउट हो गया तो सीक्वेंसिंग हम नहीं कर पाएंगे. और यही एक डिसएडवांटेज है लिक्विड का. लेकिन सॉलिड में क्या होता है? बीड्स के साथ हमारे टारगेट डीएनए ये फर्मली फिक्स होते हैं. ओके, सो वी प्रेफर दिस सॉलिड फेज बट नॉट द लिक्विड फेज. नेक्स्ट इज अब हमारे बीड्स ये फर्मली या फिर बीड्स के ऊपर हमारे जो टारगेट सीक्वेंस है ये फर्मली फिक्स हो चुका है, अडेप्टर बाइंड हो चुका है. ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिला है. उसके बाद अब हम क्या करेंगे? ये बीड्स को लेंगे along with our टारगेट सीक्वेंस. ठीक है, और ये हम लोड करेंगे इनटू द सीक्वेंसिंग वेल. ये सीक्वेंसिंग वेल है. जैसे हमने आरएनए सीक्वेंसिंग में फ्लो सेल देखा था
ओके, तो इट इज़ द सेम समवॉट लाइक दैट टाइप। तो हम वो बीट्स लोड करेंगे इनटू दैट सीक्वेंसिंग वेल, ठीक है। तो हमने इंडिविजुअल बीट्स हर वेल में डाली है और इनके अंदर बहुत सा स्पेस होता है ताकि हम दूसरे कंपोनेंट्स भी ऐड कर सके, जैसे कि एंजाइम्स, सॉल्यूशंस, वॉशिंग सॉल्यूशन। तो ये सब रिएजेंट्स ऐड करने के लिए देयर इज वाइड स्पेस इनटू दिस वेल, ओके। तो हम इस वेल में बीट्स डालते हैं और कुछ एंजाइम या फिर सॉल्यूशन हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये एक केमिकल प्रोसेस है, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। और ये इस फैक्ट पे डिपेंड है कि यार व्हेन एवरी टाइम डीएनए पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस। डीएनए पॉलीमराइजेशन मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं, जैसे जैसे चेन आगे बढ़ती है, वैसे वैसे पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ, पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा, फिर उसके बाद सेकेंड न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा। जैसे न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है वैसे लाइट इमिट हो रही है, फ्लोरोसेंट इमिट हो रहा है, और डिटेक्टर वो डिटेक्ट करेगा, और जब ये डिटेक्ट करेगा तभी हमारा पायरोफॉस्फेट ये रिलीज होता है। तो ये उसका सिंपल प्रिंसिपल है। गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज द थिंग। हमने अभी हमारा जो सैंपल है वो लोड कर दिया है इस वेल में। नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे अब मैंने आपको प्रिंसिपल बताया कि यहाँ पर जैसे एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, वी हैव टेम्पलेट डीएनए, और उस टेम्पलेट डीएनए को हम प्राइमर्स अटैच करते हैं, ठीक है। प्राइमर्स अटैच करते हैं, उसके बाद हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमने उसमें डीएनटीपीज ऐड किए हैं, अलग अलग डीएनटीपीज लाइक डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी, डीटीटीपी, ओके। तो ये अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स हमने ऐड किए। तो पॉलीमरेज एंजाइम ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा। जैसे जैसे पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा वैसे पायरोफॉस्फेट ये रिलीज हो जाएगा, लाइट इमिट होगी और हमें सीक्वेंस पता लग जाएगी, ओके। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि न्यूक्लियोटाइड जो डीएनटीपीज है वो तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है? तो यहाँ पर एट ए टाइम जस्ट वन न्यूक्लियोटाइड इज एडेड। अगर मैंने एडेनाइन ऐड किया, सपोज DATP ऐड किया है मैंने, तो दैट एडेनाइन विल बाइंड जस्ट टू द थायमिन, ओके। थायमिन के साथ वो बाइंड हो जाएगा, पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा और डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, ठीक है। अगर वहां पर थायमिन नहीं है, हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड पर थायमिन नहीं है, तो एडेनाइन बाइंड नहीं होगा और पायरोफॉस्फेट भी रिलीज नहीं होगा एंड देयर विल बी नो डिटेक्शन। तो एट अ टाइम जस्ट एक ही न्यूक्लियोटाइड हम ऐड करते हैं, अगर उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो वो बाइंड होगा, नहीं होगा तो फिर इट इज बीन वॉश्ड अवे। तो हर न्यूक्लियोटाइड एडिशन के बाद हमें रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। हर न्यूक्लियोटाइड एडिशन के बाद हमें रिजल्ट मिलते हैं। रिजल्ट मिलने के बाद हम वॉश करते हैं, वी वॉश आउट द वेल्स, और उसके बाद हम सेकेंड न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं। फिर से हमें सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का रिजल्ट मिलता है, फिर से हम वॉश करते हैं, देन वी ऐड थर्ड न्यूक्लियोटाइड। सो एक न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किया जाता है, रिजल्ट मिलता है, वॉश किया जाता है, इट इज रेडी फॉर द सेकेंड प्रोसेस। सो लाइक दैट वी गेट द result, and here result accuracy is very much more, क्योंकि यहाँ पर कंटैमिनेशन की कोई चांसेस नहीं है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है इट विल बाइंड, इफ नॉट इट विल रिमेन एज इट इज एंड वेट फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ओके। सो दैट इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टेक्निक। सो एज पायरोफॉस्फेट इज रिलीज्ड, ओके, पायरोफॉस्फेट ये रिलीज हो जाता है, यही कुछ एंजाइम्स रिक्वायर है हमें केमिकल प्रोसेसेस में, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज है, देन सल्फराइलाइज है, एपीएस है, एपीएस मीन्स अमोनियम पर सल्फेट, देन वी ऐड ल्यूसीफिरिन एंड ल्यूसीफरेज। तो ये सब एंजाइम्स हैं, ओके। दिस सल्फराइलेज इज ऑल्सो द एंजाइम। ये क्या करता है? एटीपी कैटालाइज करता है, ओके। इट कैटालाइजेस एटीपी एंड सल्फेट and produce pyrophosphate and adenyl sulfate,
ठीक है, ये क्या करता है, एटीपी और सल्फेट कैटालाइज करता है और इसका कन्वर्जन करता है इनटू पायरोफॉस्फेट एंड एडिनिल सल्फेट, एंड पायरोफॉस्फेट इज हाई एनर्जी कंपाउंड. ओके, नेक्स्ट इज ल्यूसीफेरिन एंड ल्यूसीफेरेज. ल्यूसीफेरेज ये एक एंजाइम है जो लाइट प्रोड्यूस करता है. ओके, ल्यूसीफेरेज इज एन एंजाइम दैट प्रोड्यूसेस light, and this enzyme is present in many insects also, so that is the luciferase. और luciferin क्या है, it is the light emitting compound which is found in the organisms that generate light. ठीक है, तो ये luciferin ये एक light emitting compound है जो काफ़ी organisms के अंदर हमें मिलता है, and that is responsible for the generation of the light. Next we have detection और detector. यहाँ पर हम अलग टाइप के सेंसर्स, लाइट सेंसर्स यूज़ करते हैं, एंड इवन वी यूज़ द डिजिटल कैमरा, डिफरेंट सेंसर्स हम यूज़ करते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है वो डिटेक्ट हो सके. देन वी यूज़ दी वॉशिंग और ऐड दी एंजाइम कॉल्ड एज अपायरेस एंजाइम. तो ये अपायरेस एंजाइम वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है. अब ये अपायरेस एंजाइम वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है इन बोथ phases, solid as well as liquid. Okay, so that is the components what we have added. ये मैंने आपको बताया कि हम DNTPs ऐड करते हैं, प्राइमर्स ऐड करते हैं और प्रोसेस कैरी आउट होता है. तो as I told, after addition of the nucleotide there is release of the pyrophosphate and emission of the light. ठीक है, अब जब पायरोफॉस्फेट प्रोड्यूस होता है, ओके, पायरोफॉस्फेट जब प्रोड्यूस होता है, दिस पायरोफॉस्फेट, नाउ यहाँ पर हमारे पास सिर्फ पायरोफॉस्फेट है बिकॉज पायरोफॉस्फेट इज रिलीज. ओके, न्यूक्लियोटाइड ऐड हो चुका है और पायरोफॉस्फेट रिलीज हो चुका है. रिलीज होने के बाद ये पायरोफॉस्फेट क्या करता है, आई टोल्ड दैट इट इज दी हाई एनर्जी कंपाउंड. ये सेकेंड हाई एनर्जी कंपाउंड है, फर्स्ट एटीपी है एंड नेक्स्ट इज पायरोफॉस्फेट. So after release of the pyrophosphate, this pyrophosphate can produce ATP. ये pyrophosphate ATP produce कर सकता है. कैसे? With the help of the catalyst APS. APS की मदद से, और उसको मदद करता है enzyme sulfurylase. As I told, this sulfurylase is responsible for the catalysis of ATP. ओके, तो ये क्या करता है, पायरोफॉस्फेट रिलीज हो चुका है. रिएक्शन इज वेरी सिंपल. पायरोफॉस्फेट ये रिलीज हो चुका है तो ये पायरोफॉस्फेट एटीपी प्रोड्यूस करेगा. ओके, पायरोफॉस्फेट विल प्रोड्यूस एटीपी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सल्फराइलेज एंड एपीएस एज अ कोफैक्टर और एज अ कैटालिस्ट. ठीक है, तो ये सिंपल रिएक्शन है. देन इट कन्वर्ट्स दिस PPI और पायरोफॉस्फेट इनटू दी ATP. उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, उस रिएक्शन प्रोसेस में हम ऐड करते हैं ल्यूसीफेरिन. वी ऐड दी ल्यूसीफेरिन, इट इज द लाइट इमिटिंग कंपाउंड. ठीक है, ल्यूसीफेरिन ऐड करते हैं. ये ल्यूसीफेरिन क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट दिस ल्यूसीफेरेज एंजाइम इनटू दी ऑक्सील्यूसीफेरिन एंड प्रोड्यूस दी लाइट. ओके, ये क्या करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा. सो हमने ऊपर से ल्यूसीफेरिन ऐड किया है, तो ल्यूसीफेरिन ये कन्वर्ट होगा ऑक्सील्यूसीफेरिन में और प्रोड्यूस करेगा लाइट विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ल्यूसीफेरेस. अब लाइट रिलीज हो गई है, तभी हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा रिजल्ट्स. ओके, इट विल डिटेक्ट द रिजल्ट्स. नाउ एवरी टाइम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज एडेड, लाइट इज प्रोड्यूस्ड. न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड होगा, पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा. पायरोफॉस्फेट रिलीज होने के बाद वो एटीपी प्रोड्यूस करेगा. एटीपी कैसे प्रोड्यूस करेगा, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम सल्फराइलेज एंड एपीएस. ओके, उसके बाद हम ऊपर से ऐड करेंगे ल्यूसीफेरिन. ल्यूसीफेरिन ये कन्वर्ट होगा ऑक्सील्यूसीफेरिन में और लाइट प्रोड्यूस होगी विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम luciferase, and detector will detect our nucleotide. So every time nucleotide sequence is added, light is produced and light sensor detects the production of light. लाइट सेंसर जैसे कि हम CMOS यूज़ करते हैं, ओके, या फिर जो डिजिटल कैमरा में सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट ऑल्सो वी कैन यूज़.
and data is released by which our sequence can be detected. Okay, डाटा रिलीज किया जाता है और हमारा सीक्वेंस हमें डिटेक्ट होता है. सो दैट इज देयर. नाउ इफ अगर हमारे प्राइमर्स में एट अ टाइम 3 साइटोसिन रेसिड्यूज है या फिर 3 कोई भी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज है, तो लाइट इंटेंसिटी ये स्ट्रॉन्ग होगी. ठीक है, लाइट इंटेंसिटी विल बी स्ट्रॉन्ग. सो डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंसेस वी गेट द डाटा एंड हियर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड. हमें इस तरीके से डाटा मिलता है. ठीक है, तो ये जो white circles हैं, so white and little grayish, this white circle it indicates that multiple nucleotides are incorporated. okay, multiple मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि at a time अगर सेम न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो चुके हैं तो लाइट इमिटेड भी ज़्यादा होगा. ठीक है, तो दिस इंडिकेट्स दैट मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स आर इनकॉर्पोरेटेड एंड इफ देर इज डार्क सर्कल, ब्लैंक डार्क सर्कल है, तो इट इंडिकेट्स दैट देर इज नो न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेटेड, मतलब लाइट ही इमिट नहीं हुई है. इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड वहाँ पर ऐड नहीं हुआ है. अगर थोड़ा सा फेंट है कलर, इफ फेंट है तो एक न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हो चुका है. ठीक है, तो अगर पूरा वाइट है इट इंडिकेट्स दैट मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स आर इनकॉर्पोरेटेड. if there is no color, it remains complete black, means it indicates that no nucleotide is added, and if it is somewhat grayish it indicates that single nucleotide is added. okay, और उसके बाद हमें इस तरीके से सीक्वेंस मिलती है और इसका रिजल्ट हमें तुरंत मिलता है. मीन्स अगर एक न्यूक्लियोटाइड हमने ऐड किया उसके बाद लाइट इमिट होगी. ओके, और वो डिटेक्टर सीक्वेंस डिटेक्ट करेगा एंड बाय दैट we will come to know ऐसे हमें एक sequence chain मिलती है and we can analyze that sequence. okay, so that is how we detect in the pyrosequencing. अब liquid में क्या होता है, here we take the solution instead of beads, we take the solution that is liquid surface हम यहाँ पर लेते हैं and here DNA sequence are not attached to beads. यहाँ पर डीएनए सीक्वेंस ये बीड्स को नहीं अटैच्ड होती है. इंस्टेड दे आर फ्लोटिंग इनटू द सरफेस एंड इन दैट कंडीशन वी कैन नॉट वॉश वेल. इफ वी विल वॉश वेल तो हमारा टारगेट डीएनए ये निकल जाएगा. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एंजाइम के साथ वॉश करते हैं. तो वो एंजाइम कौन सा था, डीएनए अपायरेज. ओके, so DNA apirase, it will break down the nucleotides so they will not give any blank results. तो लिक्विड में सिर्फ हम यहाँ पर वॉशिंग ना करके अपायरेज एंजाइम यूज करते हैं ताकि जो पुराने न्यूक्लियोटाइड्स है वो निकल जाए और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड ये ऐड हो सके. मतलब प्राइमर, ये न्यूक्लियोटाइड्स कौन ऐड करेगा, प्राइमर ऐड करेगा. जैसे जैसे प्राइमर ऐड करेगा पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा, लाइट इमिट होगी और डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उसकी इंटेंसिटी से, लाइट की इंटेंसिटी से. ठीक है, सो दैट इज अबाउट द पायरोसीक्वेंसिंग प्रोटोकॉल्स हैं अबाउट द पायरोसीक्वेंसिंग. इफ यू विल सी द एडवांटेज, इट इज़ वेरी फास्ट एंड लो कॉस्ट रिक्वायर्ड होता है. उसके बाद यहाँ पर हमें जो रिजल्ट्स हैं, we get the results quickly. okay, up to 40 megabases per experiment. Megabase, it is a term used in the genetics to measure the length of genome segment. ठीक है, तो मेटाबेस ये एक जेनेटिक्स में यूज किया जाता है टू मेजर द लेंथ ऑफ जीनोमिक सेगमेंट. लेंथ मतलब कितने बेस पेयर्स है, दैट इज नोन एज द मेगाबेस. Then there is no need for cloning and it is helpful in the metagenomics. Metagenomics, it is the study of genetic material directly from the environment samples. तो उसे हम metagenomics बोलते हैं. और मैंने जैसे आपको कहा था कि इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई, बिकॉज इमीडिएटली हमें रिजल्ट मिलते हैं. जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं वैसे वैसे लाइट प्रोड्यूस होगा और डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा. ठीक है, सो दैट इज बिन देयर. उसके बाद अगर इसका डिसएडवांटेज देखा जाए तो इट कैन रीड शॉर्ट
लेंथ्स ऑफ बेस पेयर अराउंड 500 बेस पेयर, उससे ज़्यादा नहीं हम इसको यूज़ कर सकते हैं. And difficulty sequencing homopolymers accurately. So that are certain disadvantages and advantages of pyro sequencing. Thank you.